कक्षा 6 के प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आपसे एक और उम्मीद करते हैं, जो हमने आपको प्रथम भाग में बताया था उसे आपने आज दोहरा तो लिया होगा और दोहरा कर ही इस कक्षा में बैठे होंगे। तो हम लोग आज फिर वही सामाजिक विषय में इतिहास भाग से हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ 9 गुप्त काल के बारे में जानेंगे। इसके प्रथम भाग के बारे में हमने पहले भी जाना था, पहले की कक्षा में, और आपने से उम्मीद की थी कि आप उसे दोहराएंगे भी और आप दोहरा भी आए होंगे। तो इसके दूसरे भाग के बारे में यानी गुप्त शासन काल की महान उपलब्धियों के बारे में आज हम लोग जानेंगे और चर्चा करेंगे। पहले भाग में जो हम लोगों ने क्या क्या जाना था, एक बार इसको दोहरा लेते हैं। पहले भाग में हम लोगों ने महरौली के लौह स्तंभ के बारे में जाना था, जो दिल्ली में स्थित है, और इसके अलावा हम लोगों ने गुप्त काल के बारे में जाना था। गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी, प्रथम भाग में प्राप्त की थी। गुप्त काल के प्रमुख राजाओं के बारे में और उनके शासन काल के बारे में हम लोगों ने प्रथम भाग में जान लिया था। और गुप्त काल के साम्राज्य जो सम्राट थे, उन्होंने अपने राज्य का किस प्रकार साम्राज्य विस्तार किया, इसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले भाग में खूब सारी जानकारी प्राप्त की थी और पढ़कर सुनकर आपको अच्छा भी लगा था। आज हम लोग क्या क्या जानेंगे, इसको जान लेते हैं। आज हम लोग गुप्तकालीन प्रशासन जानेंगे और गुप्तकालीन धर्म के बारे में जानेंगे। गुप्त काल के साम्राज्य की महान उपलब्धियों के बारे में जानेंगे, जिसमें कला, संगीत, विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कार्यकाल में आया चीनी यात्री फाहियान के बारे के अनुसार गुप्त काल की जो सामाजिक स्थिति थी, इसके बारे में भी आज थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में जान लेते हैं। गुप्त काल का प्रशासन गुप्त सम्राटों ने कई भागों में बांट दिया था, जिससे कि प्रशासन खूब अच्छे से चल सके। लंबी शासन व्यवस्था थी, दूर बड़ा साम्राज्य था, तो प्रशासन को बांटकर चलाने में उनको आसानी होती थी। इसीलिए गुप्त प्रशासन को इन्होंने कई भागों में बांट दिया था। हम लोग देखते हैं, इस चार्ट में भी दिया गया है कि गुप्त प्रशासन किस तरह बटा हुआ था। हम लोग देख लें गुप्त साम्राज्य का विभाजन। पहला साम्राज्य, फिर भुक्त या प्रांत, फिर विषय या जिला, फिर विधि या ग्रामों का समूह, और फिर ग्राम। इस तरह गुप्त प्रशासन बटा हुआ था। इसको अगर याद किया जाए, करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, तो इसे याद करने के लिए आज की जो हमारे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था है, राजतंत्र नहीं प्रजातंत्र के परिप्रेक्ष्य में, हमारे देश में तो प्रजातंत्र है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जिस तरह केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, जिला प्रशासन और ग्राम प्रशासन है, उसी तरह इसमें भी साम्राज्य, भुक्त या प्रांत, विषय या जिला और विधि या ग्रामों का समूह और अंत में ग्राम है। काफी कुछ मिलती जुलती है ना, याद करिएगा। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि गुप्त काल में राजतंत्र था और आज हमारे देश में प्रजातंत्र है। दोनों का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जो बांटा गया है, साम्राज्य को चलाने के लिए जो बांटा गया है, वो स्तर बाय स्तर कुछ बहुत कुछ मिलता जुलता है। अब हम लोग साम्राज्य की बात कर लेते हैं। साम्राज्य गुप्त काल में सम्राट ही शासन का केंद्र होता था, यानी केंद्रीय शक्ति में शासक ही प्रमुख होता था। जो सम्राट था वही प्रमुख होता था और उसी के पास सारे अधिकार प्राप्त थे, उसको असीमित अधिकार प्राप्त थे। उसी का आदेश अंतिम आदेश माना जाता था, क्योंकि राजतंत्र में तो यही होता है। पिछली कक्षा में आपने राजतंत्र के बारे में पढ़ा ही था कि राजा का ही आदेश अंतिम आदेश माना जाता है। राजा का पद वंशानुगत होता था। आपने इसी पाठ के पिछली कक्षा में देखा कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था, उसका बेटा समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा, समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा। तो आपने ये भी तो देखा ना कि स्टेप बाय स्टेप उसका पुत्र ही गद्दी पर बैठता है, तो यही तो वंशानुगत है। जो तो राजा का पद वंशानुगत होता था और समस्त राजा देवत्व के सिद्धांत को मानते थे, अर्थात राजा का पद देवता तुल्य माना जाता था। जो देवत्व का सिद्धांत था, इनके जो ग्रंथ मिलते हैं, जो इनके प्रशस्तियां मिलती हैं,
जो इनके अभिलेख मिलते हैं उसमें कहा गया है राजा का स्थान देवतुल्य है, यानी देवत्व का सिद्धांत गुप्तकालीन शासकों में प्रचलित था। गुप्त साम्राज्य में का अधिकतर भाग सामंतों के अधीन था। ये सामंत कहीं बड़े सामंत थे तो कहीं छोटे सामंत थे। सामंतों को समान अधिकार नहीं प्राप्त थे, किसी को तो असीमित अधिकार, बहुत सारा अधिकार प्राप्त था, लेकिन किसी किसी को कम अधिकार प्राप्त थे। और दूर के क्षेत्र वाले जो सामंत थे वो प्रायः स्वतंत्र होते थे। अमात्य की बात करें, अमात्य यानी मंत्रिपरिषद, राजा की सहायता के लिए जो मंत्रिपरिषद होती थी, मंत्रियों की जो सभा होती थी, जो अनेक मंत्री थे, उन्हें ही अमात्य, इस काल में अमात्य कहा जाता था। ये मंत्रिपरिषद राजा की कार्यों में सहायता करती थी और राजा के को सलाह देने का कार्य भी ये करती थी। मानना न मानना राजा के अधिकार में होता था, लेकिन सलाह ये जरूर देती थी। राजा इनसे सलाह भी लेता था और कार्यों को करने के लिए इनसे पूछता भी था कि क्या ये कार्य उचित है, क्या ये किया जा सकता है। तो ये सारी मंत्रिपरिषद, कई सारे लोग मिलकर इन राजा को सलाह देते थे। इसके अलावा राज्य में कुछ और अतिरिक्त पद थे, जिसे महाबलाधिकृत, सर्वाध्यक्ष, प्रतिहार, महाप्रतिहार, कुमारामात्य, इस तरह के कुछ और पद भी राज्य के दरबार में हुआ करते थे। जो इस काल के अभिलेख मिले हैं उसमें तो जो सचिव और अमात्य हैं, इन्हें तो राजा की तीसरी आंख तक कहा गया है, अर्थात ये राजा के लिए शासन काल में बहुत महत्वपूर्ण थे। राजा का शासन काल चलाने के लिए, राज्य को शासन काल चलाने के लिए इनकी स्थिति, इनकी महत्ता आप इसी से अनुमित लगा सकते हैं कि ये राजा की तीसरी आंख तक कहे गए हैं। भुक्ति यानी प्रांत, साम्राज्य को अनेक प्रांतों में बांटा गया था और इन प्रांतों को इस काल में भुक्ति कहा जाता था। प्रांत के प्रमुख को उपरीक कहा जाता था और यही उपरीक अपने प्रांत की शासन व्यवस्था चलाते थे। उपरीक जो थे, ये जो यानी प्रांत के प्रमुख, इनके प्रांत में अगर कोई बाहरी आक्रमण करता था तो उसकी सुरक्षा करना इनका दायित्व होता था। ये राजा पर निर्भर नहीं होते थे, इस मामले में ये स्वतंत्र होते थे और कोई भी सैनिक कार्रवाई अगर करनी हो, इसके लिए भी राजा इन्हें स्वतंत्र अधिकार दे रखे थे। और ये यानी वाय आक्रमणों से अपने प्रांत की सुरक्षा करना और सैनिक अधिकारों कार्रवाई करने के लिए ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। इसके लिए अपने अधीन जितने भी पदाधिकारी रखते थे, उन्हें नियुक्त करने की भी स्वतंत्रता इन्हें प्राप्त थी। यानी प्रांत अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र था, फिर भी ये राजा के अधीन ही था। प्रांत कई जिलों में बटे हुए थे। जिला स्तर पे जो एक जिला परिषद होती थी, जिसे विषय परिषद कहते थे, क्योंकि विषय, जिला को इस काल में विषय कहा जाता था। तो जिले स्तर पे जितनी भी जो परिषद होती थी, यानी जो सभा होती थी, उसे विषय परिषद कहा जाता था और प्रत्येक नगर में एक परिषद अवश्य होती थी। ये भी अपने नगर क्षेत्र के शांति व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करते थे और उसके विकास, उन्नति और राजस्व संबंधी कार्य ये विषय परिषद के सदस्य करा करते थे। इनके कुछ प्रमुख पद थे, जैसे नगर श्रेष्ठ, सार्थवा, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ। इस तरह के कुछ प्रमुख पद थे जो लोग मिलकर विषय परिषद में कार्य करते थे। अब हम ग्रामीण प्रशासन की बात कर लें। ग्रामीण प्रशासन की सबसे छोटी इकाई आज भी है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है। उसी तरह उस काल में भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्रामीण प्रशासन थी, जिसे ग्राम कहा जाता था। कई ग्रामों के समूह को विथि या ग्राम का समूह कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने अपने नागरिक शास्त्र में क्षेत्र पंचायत के बारे में पढ़ा है कि कई ग्राम सभाओं का समूह को ग्राम पंचायत कहते हैं, जहाँ पर कार्य करती है। उसी तरह कई ग्रामों के समूह को विथि कहा जाता था और ग्राम सभा, प्रत्येक गांव में इस काल में भी ग्राम सभा होती थी, जिसका प्रशासन ग्रामीणों द्वारा चलाया जाता था। इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे ग्रामिक कहते थे। यह अपने ग्राम की समस्त व्यवस्थाओं को, यानी सभा का कार्य जो था वो ग्राम की सुरक्षा करना, जो ग्रामिक था उसका सारे कार्य करता था अपनी ग्राम सभा के माध्यम से। जैसे ग्राम की सुरक्षा करना, राजस्व एकत्र करना, इस तरह के कार्य जो करते थे वो हमारे ग्रामिक थे उस काल में, वो ये सारे कार्य करते थे।
और ग्रामीण जो प्रशासन था उस पर ज्यादा प्रभाव प्रशासन का नहीं पड़ता था, यानी एक स्वतंत्र इकाई के रूप में भी ये कार्य करते थे। अब हम लोग राजस्व की बात कर लें, क्योंकि धन के बगैर तो कोई कार्य नहीं होता है और फिर इतने बड़े प्रशासन को चलाने के लिए धन की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इन्हें कहां से मिलता था, ये धन इन्हें कहां से मिलता था, इसके बारे में आपने इसके प्रथम भाग में भी जाना था कि गुप्त काल का समय देश धन धान्य से पूर्ण था, लोग धनी थे। तो गुप्त काल में धन कहां से आता था, यहाँ भी वही राजस्व प्रणाली थी, धन प्राप्त करने का वही तरीका था, कर द्वारा राजस्व प्राप्त किया जाता था। गुप्त काल के जो राज्य के अधिकारी या कर्मचारी थे उन्हें नकद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि उस स्थान पर उन्हें वेतन के स्थान पर कुछ भूमि दे दी जाती थी जो उनके वेतन के रूप में कार्य करती थी। प्राचीन काल से चली आ रही राजस्व व्यवस्था, प्राचीन काल से जो उससे पहले के समय से चली आ रही राजस्व व्यवस्था, इसका अनुसरण इस काल में भी किया गया था। इस काल में भी सामान्यतः उपज का कुल उपज का 1/6 भाग ही लिया जाता था। गुप्त काल में सोने और चांदी के सिक्कों का भी प्रचलन था। अब हम लोग गुप्त काल के धर्म के बारे में बात करते हैं। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए इन्होंने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। वैष्णव धर्म यानी विष्णु धर्म को मानने वाले थे, इसीलिए गुप्त शासकों ने का राजकीय चिन्ह भी गरुड़ था। और लेकिन इसका कुछ होते हुए भी गुप्तकालीन जो शासक थे वे धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाते थे। इसीलिए गुप्त काल में बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और हिंदू धर्म यानी वैष्णव धर्म, इस तरह के तमाम धर्मों का खूब विकास हुआ था। गुप्त सम्राट की महान उपलब्धियां। गुप्त काल में संगीत, कला, साहित्य, विज्ञान आदि की भी खूब उपलब्धियां, खूब उन्नति हुई। इसमें सबसे पहले हम अगर संगीत की बात करें तो गुप्त सम्राट संगीत प्रेमी थे। आपको समुद्रगुप्त बताते समय हमने ये भी बताया था कि समुद्रगुप्त संगीत का बड़ा ही प्रवीण विद्वान था। यह प्रसिद्ध वीणा वादक कहा जाता है। इसीलिए इस काल में जो कुछ सिक्के मिले हैं जिसमें समुद्रगुप्त का चित्र वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये चित्र, ये सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसमें देखिए समुद्रगुप्त एक प्रकार का वीणा बजा रहा है। इसी से पता चलता है कि समुद्रगुप्त प्रसिद्ध वीणा वादक रहा होगा। हरिशेन की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें तो कहा गया है कि उसी में कहा गया है कि संगीत के क्षेत्र में समुद्रगुप्त की महान उपलब्धि है, वो एक प्रसिद्ध वीणा वादक था। इस काल के जो वात्स्यायन थे, इन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है कि संगीत शिक्षा सभी के लिए आवश्यक मानी जाती थी, यानी प्रत्येक व्यक्ति को संगीत शिक्षा लेना अनिवार्य था। इसी तरह मालविका अग्निमित्रम में तो यहाँ तक लिखा गया है कि संगीत शिक्षा के लिए गुप्त काल में जगह जगह भवन बनाए गए थे। तो इस काल में संगीत के क्षेत्र में तो इस तरह आप देख सकते हैं कि सभी राजाओं ने भी इसका खूब उन्नति करने का प्रयास किया था। अब हम कला की बात कर लें। स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला, तीनों कलाओं इस युग में महान देन है, इस युग में महान देन को प्राप्त है। अगर हम स्थापत्य कला की बात करें तो भूमरा नामक स्थान पर शिव मंदिर का चबूतरा और शिवलिंग ही शेष बचा है। भूमरा स्थान यानी मध्य प्रदेश में यह स्थान है और यहाँ पर शिव मंदिर का केवल चबूतरा मिलता है और शिवलिंग ही मिलता है। लेकिन इस चबूतरे और शिवलिंग को देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह मंदिर अपने समय में कितना भव्य रहा होगा, कितना सुंदर रहा होगा। इसी तरह गुप्त काल के मंदिरों में सर्वोच्च उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर का चित्र ये आपको दिख रहा है। ये देवगढ़ यानी झांसी में है, हमारे उत्तर प्रदेश में है। दशावतार का अर्थ होता है विष्णु जी के 10 अवतार का ये मंदिर आज भी हमको झांसी में दिखाई पड़ जाएगा। आप जाकर वहां पर देख भी सकते हैं। इस मंदिर में गुप्त कालीन मंदिरों के स्थापत्य कला का सारे उदाहरण मौजूद हैं और ये एक सर्वोच्च उदाहरण के रूप में गुप्त काल का ये मंदिर बना हुआ है। वैष्णव और शैव मंदिरों का इस काल में खूब निर्माण हुआ। ये मंदिर
इसमें इनके जो गुप्त काल के राजाओं ने जो मंदिरों का निर्माण कराया, वो मंदिर छोटे होते थे और पत्थरों से निर्मित होते थे। और इस मंदिरों की सबसे खास विशेषता यह थी कि ये चबूतरे पर बने होते थे। इन विशेषताओं के साथ ही इस काल में बहुत सारे ऐसे मंदिर मिले हैं जो इस समय टूटी अवस्था में भी प्राप्त हुए हैं। कुछ मंदिर जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसी रूप में प्राप्त हुआ, जैसे आपको ये चित्र दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इन मंदिरों को देखने के बाद हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि गुप्त काल में स्थापत्य कला अपनी चरम उत्कर्ष का समय में था। अब हम अगर मूर्ति कला की बात करें, यानी मंदिरों में मूर्तियां स्थापित होती हैं, तो उन मूर्तियों की बात अगर हम करें तो गुप्तकालीन जो मूर्तियां थी वो सादगी, जीवंतता और भावपूर्ण मुद्रा में बनी हुई थी। उन मूर्तियों को देखकर लगता है कितनी सादी और सुंदर बनी हुई हैं, लेकिन मूर्तियां इस तरह लगती हैं जैसे वो जीवित हों, अभी बोल पड़ेंगी। इस तरह की मूर्तियां इस काल में मिलती हैं और मूर्तियों के जो भी भाव दिखाए गए हैं, सभी भाव बिल्कुल स्पष्ट दिखाए गए हैं। देखकर ही लगता है कि मूर्ति भावपूर्ण मुद्रा में है। इन मूर्तियों में हिंदू, वैष्णव, शैव, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि सभी धर्मों से संबंधित मूर्तियां इस काल में मिली हैं। गुप्त काल में एक विशेष प्रकार के पत्थर और लोहे के स्तंभ भी बनते थे। आपने स्तंभों के बारे में अभी महरौली का लौह स्तंभ देख ही लिया, कितना उन्नतिशील स्थिति में है। तो इस काल के इन स्तंभों को भी का विशेष महत्व था और मूर्तियों का जो निर्माण था वो सफेद बलुआ पत्थरों से निर्मित किया गया था। चित्रकला की बात कर लें अगर हम, तो गुप्त काल की जो चित्रकला थी वो भी बहुत उन्नति स्थिति में थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद के पास जो अजंता की गुफा मिली है वो गुप्त कालीन ही है, और उस गुफा में जो बने चित्र हैं वो गुप्त काल की प्रसिद्ध चित्रकारी का सबसे सुंदर उदाहरण है। ये चित्र गुफा की दीवारों पर बने हैं, इसीलिए इसे भित्ति चित्र भी कहते हैं। और इन चित्रों में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का पूरी गुफा की दीवारों पर उकेर दिया गया है। इन चित्रों का जो अलंकरण है वो पशु, पक्षी और पत्तियां और पौधों से किया गया है, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी बड़ी गुफा में कोई भी आकृति की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, यानी एक आकृति आपको 2 बार नहीं दिखाई पड़ेगी। इतनी बड़ी गुफा के जो भित्ति चित्र बने हुए हैं, आप पूरी गुफा को आप देख सकते हैं। इस गुफाओं में जो एक चित्र बन गया है उसकी पुनरावृत्ति दूसरी जगह पर आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। और इन गुफाओं में के जो ये चित्र हैं, जो ये चित्रों का जो रंग है वो आज भी वैसे ही हैं जैसे कि गुप्त काल के प्रारंभ में थे। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये चित्रकला के में जो रंग भरे गए या जो चित्रकला थी वो कितनी उन्नति स्थिति में थी। अब हम लोग अगर साहित्य की बात कर लें तो गुप्त काल में साहित्य की भी उन्नति खूब हुई। गुप्त काल में तो इतने बड़े बड़े साहित्यकार हुए जिनकी रचनाएं आज भी हम लोग बड़े ही आदर और सम्मान के साथ पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त खुद को तो हरिशेन ने कवि ही घोषित कर दिया है प्रयाग प्रशस्ति में, और कहा है कि प्रयाग प्रशस्ति में स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि समुद्रगुप्त एक बहुत बड़ा कवि था, बहुत बड़ा लेखक था, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तो कला का संरक्षक था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्नों में कालिदास, शूद्रक, विशाख दत्त, विष्णु शर्मा आदि प्रमुख साहित्यकार थे। इन साहित्यकार की रचनाएं आज भी बहुत ही प्रासंगिक हैं। कालिदास की प्रमुख रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, जो ये ग्रंथ हैं ये संस्कृत के एक कालजयी ग्रंथ हैं, जिसे आज भी बड़े ही योग्य से पढ़ा जाता है। उसके अलावा शूद्रक की जो प्रमुख रचना है मृच्छकटिकम, ये भी बहुत अच्छी एक उत्कृष्ट साहित्य माना जाता है। विशाख दत्त की प्रमुख रचना मुद्रा राक्षस भी आज एक ऐतिहासिक राजनैतिक ग्रंथ है, जिसे पढ़कर
आज भी उस काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में बड़ा ही सुंदर वर्णन पता चलता है। विष्णु शर्मा की जो प्रमुख रचना है पंचतंत्र, उसमें जो कहानियां दी गई हैं वो आज भी बच्चों के लिए बड़ी प्रासंगिक हैं। उन कहानियों के माध्यम से, जिस तरह विष्णु शर्मा ने कहानियों के माध्यम से बच्चे को शिक्षित किया था, उसी तरह उन कहानियों के माध्यम से आज भी बच्चों को शिक्षित किया जाने का प्रयास किया जा सकता है। जिस तरह छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से एक अच्छी सी रचना करके बच्चों को सीख दी गई कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, वो एक विष्णु शर्मा की कालजयी घटना की नामक ग्रंथ, ये जो पंचतंत्र घटना नामक ग्रंथ है, ये माना जाता है उत्कृष्ट साहित्य में इन लोग का स्थान प्राप्त है। अब हम विज्ञान की बात कर लें। गुप्त काल में प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट और वराहमिहिर थे। आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट ने अपने पुस्तक आर्यभट्टियम में बताया सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है और सूर्य का चक्कर लगाती है। ये इन्हीं के सम्मान में, यानी आर्यभट्ट को सम्मान देने के लिए जो भारत में प्रथम मानव निर्मित उपग्रह बना, यानी कृत्रिम उपग्रह बना, उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। तो याद कर लीजिए, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? आर्यभट्ट। क्योंकि इनको सम्मान देना था, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और इनके विज्ञान के बारे में तो कहना ही क्या। इस काल के लौह स्तंभ के बारे में आपने अभी लगातार आप देखते आ रहे हैं कि जंग नहीं लगी है, इतने सालों से खड़ा है, तो कुछ तो इनकी वैज्ञानिक स्थिति बहुत बेजोड़ नमूना लौह स्तंभ ही है। अब हम वराहमिहिर की बात करें तो आर्यभट्ट की तरह ही वराहमिहिर भी गुप्त काल के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। वराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। वराहमिहिर एक प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह बताया था कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो वस्तुओं को, चीजों को पृथ्वी से चिपका के रखती है। इसी शक्ति को आज गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। लेकिन इसके बारे में उन्होंने बहुत साल पहले, यानी गुप्त काल में ही बता दिया था कि कोई एक ऐसी वह चीज है जो पृथ्वी से चीजों को चिपका के रखती थे। अब हम फायान के अनुसार गुप्त काल की सामाजिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। फायान जो चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कार्यकाल में भारत आया था। जो ये चीनी यात्री होते थे वो जब भारत आते थे तो अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर आते थे और सभी मिलकर किसी न उस समय के, तत्कालीन समय की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन अपने ग्रंथों में लिखते थे। आत्मनिर्भर भारत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा, जिसका उद्देश्य स्वनिर्भर भारत का निर्माण करना है। इस योजना में कुटीर उद्योग, छोटे एवं मध्यम स्तरीय उद्योग, मजदूर, मध्यम वर्ग सहित सभी वर्गों की जरूरतों को शामिल किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ। अर्थव्यवस्था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो छोटे छोटे परिवर्तन के बजाय ऊंची छलांग लाती है। अवसंरचना, एक ऐसा बुनियादी ढांचा जो आधुनिक भारत की पहचान बने, विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर सके। प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम जिसमें आधुनिक तकनीक को अपनाने और समाज में डिजिटल तकनीक का उपयोग